हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 2 की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट मिलने स्टार्ट हो गए हैं। जल्दी ही हम एनसीईआरटी, उसके बाद ओपन स्कूल, नेशनल ओपन स्कूल करके जो आती हैं, यानी वो बुक भी आपको कराएंगे। क्योंकि पहले कराएंगे एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी मतलब प्रूफ के तौर पर काफ़ी यूज़फुल रहती हैं। क्योंकि अगर कोई भी कंटेंट है, अगर आप उसको रॉन्ग कहना चाहते हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, तभी आप उसे रॉन्ग कह सकते हैं। तो इस लिहाज से इस इम्पोर्टेंट से वो काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हो जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एनसीईआरटी का क्या होगा कि आपको बुक दिखाई जाएगी, बुक के साथ उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट बस दिए जाएंगे, जिससे कि आपका समय और क्या हो सके कि हमें केवल और केवल इम्पोर्टेंट फैक्ट पता होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन उसी मोटिवेशन कोट के साथ, जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं है, आप हार नहीं सकते, क्योंकि आपने हार मानी नहीं। तो हंस मुस्कुरा रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। प्रैक्टिस सेट 2 को देखेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जल्द ही हमें क्या करना है, जीएस की श्रृंखला स्टार्ट करनी है, क्योंकि एलटी का नोटिफिकेशन कभी भी आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता को अधिकार दिए गए हैं सुरक्षा, चयन, क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के उपयुक्त सभी के। तो उपभोक्ता की अगर बात होती है तो उपभोक्ता को ये सभी अधिकार दिए गए। उपभोक्ता कौन है? जो उपयोग करता है वस्तुओं का। ठीक है, कभी पूछा जाता तो उपभोक्ता कौन है? जो उपयोग करता है। तो हम सभी क्या है, उपभोक्ताओं के अंतर्गत आते हैं। वस्तु को क्रय करते समय ध्यान देनी चाहिए गारंटी कार्ड का, प्रमाणित चिन्ह का, सही माप तौल का, उपयोग सभी का। आपको बता दें कि जो क्या थी, यूथ की जो बुक थी मोटी वाली, जिसको हम कर रहे थे यूथ की चैप्टर वाइज, उसमें से ही आपको गर्भाधान और इस तरह के प्रश्नों का जो श्रृंखला है वो अभी नहीं दे पाए हैं। तो वो जल्दी ही देंगे, क्योंकि जो आपने डिमांड की थी कि मैम इससे रिलेटेड लाइए, धागा निर्माण और उससे, तो वहाँ पे पूरा एक चैप्टर दिया गया है, तो वो जल्दी ही देंगे। ठीक है, तो वहीं से आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बना बना के प्रोवाइड करे जा रहे हैं किसी भी यूट्यूब चैनल से। बट हम क्या करेंगे, पूरा आपको वो पूरी पीडीएफ टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर दे देंगे, और पूरी पीडीएफ आपको वीडियो के माध्यम से दे देंगे, जिससे कि आप किसी भी तरह से भटके नहीं। वस्तु को क्रय करते समय ध्यान देना चाहिए गारंटी कार्ड पर, प्रमाणित चिन्ह पर, सभी सही नाप तौल पर, उपयुक्त सभी पर। तो जब हमने वस्तु कोई खरीदी है तो हमें सभी पर, इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हम गारंटी या वारंटी कार्ड लेते हैं। गारंटी का मतलब होता है चीज़ बदल आएगी अगर ख़राब हो गई है। वारंटी का मतलब होता है कि जो चीज़ आपकी दे दी गई है उसको सही कर सकेंगे। तो वारंटी मिनिमम जो है 3 साल, 1 साल इस तरह से रखी जाती है। प्रमाणित चिन्ह जो आपने देखा होगा कि आईएसआई, ये सभी प्रमाणित चिन्ह हैं, जिन्हें हम एनसीईआरटी की बुक में बहुत अच्छे से दिया गया है, वहाँ पे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। उत्पादन का मुख्य लक्ष्य होता है घटिया वस्तुएं तैयार करके बाजार में बेचना, अधिक से अधिक लाभ कमाना, कम माप तौल या मिलावटी वस्तु बेचना और काला बाजारी करना। तो उत्पादक का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? तो यहाँ पे जो होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। ठीक है, आप भी कोई चीज़ बनाएँगे तो आप सोचेंगे कि मैं भी क्या करूँ, उसमें लाभ कमा सकूँ। उपभोक्ता का लक्ष्य क्या होता है, उसे देख लेते हैं। कम दाम में बढ़िया वस्तु खरीदना, जितना धन वस्तु क्रय करने में लग रहा है उससे अधिक संतुष्टि प्राप्त करना, गारंटी कार्ड लेना, अधिक मूल्य देकर बढ़िया वस्तु खरीदना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहता है वो क्या रहता है कि आपको क्या रहता है कि जितना धन वस्तु क्रय करने में लग रहा है उससे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना ही क्या है, उपभोक्ता का लक्ष्य होता है। प्रमाणीकृत चिन्ह का उपयोग करके निर्माता क्या करता है, वस्तु की विक्रय बढ़ा सकता है, वस्तु की गुणात्मकता एवं यहाँ पे उत्तमता को में वृद्धि कर सकता है, विक्रेता को संतुष्ट करता है। उपयुक्त सभी, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, तो उपयुक्त सभी रहेगा। सिंक एवं ट्रेनिंग बोर्ड धुलाई संबंधित उपकरण है, सुखाने संबंधित उपकरण है, करने संबंधित उपकरण है, चयन संबंधी उपकरण है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या कर रहेगा, तो यहाँ पे धुलाई संबंधी उपकरण है। सिंक तो आप जानते हैं, ट्रेनिंग बोर्ड बस याद रखिएगा। धुलाई के कार्य में प्रयुक्त किया जाने वाला कटोरा, तो ये धुलाई के प्रकार हैं जिनमें कटोरा होता है, और आपकी क्या है, ये यहाँ पे ट्रेनिंग बोर्ड होता है। इस तरह से इसकी ऐसी प्लेट होती है, इस पे इस तरह होता है, यहाँ पर कपड़े रगड़े जाते हैं। धुलाई कटोरे में किस तरह का होता है, किस तरह का होता है, यहाँ एक यंत्र पड़ा होता है जो इस तरह से वॉशिंग मशीन की तरह हिलता है।
धातु का बना होना चाहिए। 7 का जो राइट देखते हैं धातु का बना होना चाहिए। और किसका है, और यहाँ पे प्लास्टिक अथवा चीनी मिट्टी का बना होना चाहिए। उपयुक्त ए और बी दोनों है। और यहाँ पे अगर बात की जाए उपयुक्त में से कोई नहीं, तो 7 का जो राइट आंसर रहेगा प्लास्टिक तथा चीनी मिट्टी का बना होना चाहिए। अगर लोहे का हुआ तो आपके कपड़ों में जंग लगा देगा। यहाँ पे है सेक्शन वॉशर में धुलाई की जाती है, तो किसकी की जाती है, तो यहाँ राइट आंसर रहेगा मोटे यहाँ पे रुच्छ एवं भारी वस्त्र, नरम कोमल सूक्ष्म रचना के रेशमी वस्त्र, तो यहाँ पे दोनों की जाती है। पूछा भी जाता है सेक्शन वॉशर काम आता है तो धुलाई के, याद रखिएगा। सेक्शन वॉशर में वस्त्र धोया जाता है रगड़ द्वारा, दबाव डालकर। उपयुक्त ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो 9 का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, दबाव डालकर वस्त्र धोया जाता है। ठीक है, 9 का जो राइट आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। रिंग यहाँ पे है रिंगर का उपयोग किया है वस्त्र से मैल छुड़ाने के लिए, वस्त्र को खगालने के बाद निचोड़ने के लिए, धुले वस्त्रों को सुखाने के लिए, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो 10 का राइट आंसर रहेगा वस्त्र को खगालने के बाद निचोड़ने के लिए क्या है, रिंगर का प्रयोग किया जाता है। बेलनाकार वॉशिंग मशीन उपयुक्त है तो किसके लिए है, तो व्यापारिक धुलाई की दुकानों के लिए, घरेलू उपयोग के लिए। ए और बी दोनों है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो 11 का जो राइट आंसर रहेगा वो है व्यापारिक धुलाई की दुकानों के लिए। यहाँ पे एजीटेटरनुमा वॉशिंग मशीन में एजीटेटर बने होते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, तो गैल्वेनाइज्ड लोहे का, पीतल के, स्टील के और पॉलीयूरेथेन के। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा पॉलीयूरेथेन के बने होते हैं। एजिटेटर नुमा वॉशिंग मशीन उपयुक्त है तो किसके लिए है, यहाँ पे घरेलू धुलाई के लिए, व्यावसायिक स्तर पर धुलाई के लिए। ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा वो है घरेलू धुलाई के लिए। सारे धुलाई की जो जितनी भी मशीनें हैं, टाइप्स हैं, वो यूजीसी नेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सफ़ेद सूती वस्त्र को धूप में सुखाने से, तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप सफ़ेद और सूती वस्त्र सुखाते हैं तो गंध एवं मटमैला हो जाता है, पीलापन लिए भूरा हो जाता है, सफ़ेदी एवं चमक बढ़ जाती है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पे सफ़ेदी एवं चमक बढ़ जाती है जब आप सफ़ेद एवं सूती वस्त्रों को धूप में सुखाते हैं। बुने हुए वस्त्रों को धूप में सुखाया जाता है, धूप से लटकाकर यहाँ पे छायादार हवादार स्थान को हैंगर में टांगकर और चौरस स्थान पर फैलाकर, और यहाँ पे चौरस स्थान पर पूर्व में बनी ड्राफ्टिंग पर फैलाकर। तो बुने हुए वस्त्र पूछे जा रहे हैं जो मोस्टली सर्दियों में पहने जाते हैं, तो चौरस स्थान पर पूर्व में बने ड्राफ्टिंग पर फैलाकर। तो आपने देखा होगा कि इस तरह से आपको इस तरह ये इस तरह पे क्या है, कपड़े सूखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप तार पर टांगते हैं तो उसमें क्या है, लटकन हो जाती है, यहाँ पे लटकन की संभावना नहीं रहती। घुमावदार प्रेस तथा फ्लैट आयरन मशीन का उपयोग किया जाता है, तो कहाँ पे किया जाता है, तो देखते हैं घरेलू स्तर पर इस्त्री करने के लिए, व्यावसायिक स्तर पर इस्त्री करने के लिए, और ए और बी दोनों। और यहाँ पे देखते हैं कोई नहीं, तो 16 का जो राइट आंसर रहेगा, ये आंसर की आपको हमारे यूट्यूब चैनल तथा व्हाट्सएप पर जल्दी ही प्रोवाइड कर दी जाएगी विद आंसर की के कल का प्रैक्टिस सेट और आज का। व्हाट्सअप तथा टेलीग्राम की जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। धुलाई क्रिया में चम्मच का उपयोग किया जाता है जो बना होता है, तो किसका बना होता है, मैंने कहा ना ये यूजीसी स्टूडेंटों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतना डीपली क्वेश्चन यूजीसी में बनते हैं। तो यहाँ पे धुलाई क्रिया में चम्मच का उपयोग किया जाता है जो बना होता है लकड़ी का, प्लास्टिक का, धातु का। तो 17वीं का राइट आंसर जो रहेगा यहाँ पे ए और बी, यानी लकड़ी और प्लास्टिक दोनों का बना होता है, क्योंकि इन दोनों से क्या है, जंग नहीं आएगी। अलगन गंदगी वस्त्रों की ऊपरी सतह पर धूलकण, मिट्टी, बालू आदि लग जाने के कारण होती है। वस्त्र के देशों के भीतर तक चिकनाई के साथ गंदगी लग जाने के कारण होती है, और ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, वस्त्र की ऊपरी सतह पर धूलकण, मिट्टी, बालू आदि लग जाने के कारण होती है। दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है साबुन, शोधक पदार्थ, रासायनिक प्रतिकर्मक, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो है शोधक पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है।
वस्त्रों की धुलाई के लिए मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वस्त्रों की धुलाई की अगर बात की जाएगी तो मुख्य उद्देश्य यहाँ पे क्या रहेगा वस्त्रों की धुलाई का? यहाँ पे क्या था 19 का जो राइट आंसर क्या था उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वस्त्रों की धुलाई के मुख्य उद्देश्य है वस्त्रों को धूल कणों मिट्टी चिकनाई युक्त गंदगी से मुक्त करना, धुले हुए वस्त्रों को नवीन रूप प्रदान करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट ऑप्शन ए और बी दोनों। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए और बी दोनों। हाथों में हल्का दबाव डालकर वस्त्र की धुलाई की जाती है, चूसन द्वारा, घर्षण द्वारा, गूंथना एवं निचोड़ना द्वारा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैंने क्या कहा शुरू में, ये यूजीसी स्टूडेंटों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि डीपली जा रहा है किसका पार्ट है धुलाई का। सक्शन वॉशर में धुलाई की जाती है दबाव डालकर, घर्षण द्वारा, गूंथना एवं निचोड़ना द्वारा उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे सक्शन वॉशर की बात की जाए तो दबाव डालकर यहाँ पे धुलाई की जाती है। वॉशिंग मशीन का प्रयोग करते समय अंकित चिन्हों से अधिक पानी नहीं डालना चाहिए, मशीन को बिना पानी के नहीं चलाना चाहिए, रंगीन एवं श्वेत वस्त्रों को अलग अलग डालना चाहिए क्योंकि वो आपस में अगर कलचे कलर है तो छूटकर वस्त्र खराब हो जाते हैं। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नम करना यानी डैपिंग करना आवश्यक होता है सूती एवं लिनन वस्त्रों को, रेशमी एवं ऊनी वस्त्रों को, रेयॉन वस्त्रों को और ताप सुनम्य वस्त्रों को। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा अगर उसकी बात की जाती है तो सूती एवं लिनन वस्त्रों को डैम्पिंग करना। याद रखेंगे भाप देना यानी स्टेमिंग परिस परिस यहाँ पे है परिष्करण प्रयुक्त किया जाता है सूती वस्त्र एवं लिनन वस्त्रों को, रेशमी एवं ऊनी वस्त्रों पर, ताप सुनम्य वस्त्रों पर और रोएदार एवं पायल वाले वस्त्रों पर। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है आपको, तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है वो ये है ताप भाप देना यानी स्टेमिंग परिष्करण प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा रोएदार एवं पायल वाले वस्त्रों पर। कैलेंडरिंग द्वारा वस्त्र का परिसरण किया जाता है। तो कब किया जाता है, तो यहाँ पे घरों में, बहुत स्तर पर, व्यापारिक लॉन्ड्री में और ए और बी दोनों में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा बहुत स्तर पर व्यापारिक लॉन्ड्री में। ऊनी वस्त्रों पर इस्त्री की जाती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है भाप विधि। सीधे वस्त्र पर गर्म इस्त्री पर रगड़कर वस्त्र पर मलमल के वस्त्र डालकर प्रेसिंग द्वारा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा वस्त्र पर मलमल के वस्त्र डालकर प्रेसिंग के द्वारा प्रेस करने के द्वारा। मार लगे सूती वस्त्रों पर जीवाणु लग जाते हैं, फफूंदी लग जाती है, कीड़े खा जाते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वह है उपयुक्त सभी। वस्त्रों की छटाई का आधार होना चाहिए वस्त्र पर उपस्थित गंदगी की मात्रा, वस्त्र के वर्ग एवं किस्म, रंग और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे 29 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा उपयुक्त सभी। वस्त्रों के सभी भागों पर गंदगी की मात्रा एक जैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है, ए और बी दोनों है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा भिन्न भिन्न होती है। हाँ, आलगन गंदगी शीघ्रता से साफ हो जाती है, चिकनाई के साथ जकड़ी जाती है, वस्त्र के रेशों के भीतर तक प्रवेश कर जाती है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा वो शीघ्रता के से साफ हो जाती है। संलग्न गंदगी केवल स्वच्छ पानी में खंगालने पर दूर हो जाती है, शोधक पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है, यहाँ पे झटकने से दूर हो जाती है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे 32 का जो राइट आंसर रहेगा वह है शोधक पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी साबुन या शोधक पदार्थों की सहायता से धोया जा सकता है, सूती या लिनन वस्त्रों को, ऊनी वस्त्रों को, रेशमी वस्त्रों को, उपयुक्त सभी को। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वह है सूती एवं लिनन वस्त्रों को धोया जा सकता है। ऊनी एवं रेशमी वस्त्रों को भारी क्षति होती है। तो कब होती है भारी क्षति, तो वह हमारा अपमार्जक से धोने पर, मृद साबुन से धोने पर, क्षार युक्त साबुन से धोने पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 34 का जो राइट आंसर रहेगा वह है क्षार युक्त साबुन से धोने पर। धातु के बटन को काला कर देता है। धातु
के बटन को कौन, तो साबुन, सोडा, ऑक्जेलिक अम्ल और उपयुक्त सभी। तो 35 का जो राइट आंसर रहेगा उसकी अगर बात की जाती है तो वो है ऑक्जेलिक अम्ल काला कर देता है। उन्हीं वस्त्रों को अलगनी पर फैलाकर सुखाया जाता है। अलगनी यानी जो आप घर में रस्सी बांध लेते हैं उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, खुटी पर लटका कर सुखाया जाता है, हैंगर पर लटका कर खुटी पर लटकाया जाता है और समतल स्थान पर पूर्व में बने ड्राफिंग पर रख कर सुखाया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा अगर उसकी बात करते हैं तो 36 का जो राइट आंसर रहेगा वो यह है डी। क्योंकि इस तरह से सामने एक बोर्ड होता है उस पर आप क्या करते हैं, कपड़े सुखाते हैं, ठीक है। अभी भी बताया था इससे पहले वाले में कि इस तरह से आप उस पर सुखाते हैं। ऊनी एवं रेशमी वस्त्रों की धुलाई जानी चाहिए। ऊनी और रेशमी जो वस्त्र हैं उनकी धुलाई की जानी चाहिए मृदु प्रकार के क्षारयुक्त साबुन से, उत्तम अपमार्जक से, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 37 का जो राइट आंसर है वो है ए और बी दोनों। साबुन का अधिक एवं शीघ्र झाग साबुन का अधिक एवं शीघ्र झाग बनता है। तो यहाँ पे 38 को देख लेते हैं, कठोर जल में, मृदु जल में और उपयुक्त दोनों में। तो यहाँ पे है मृदु जल में बनते हैं। ऊनी वस्त्रों की धुलाई के लिए घर्षण विधि उपयुक्त है। स्क्रबिंग बोर्ड पर रगड़ कर किया जाना अच्छा रहता है और गूंथने एवं निपीड़न विधि अच्छी रहती है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे 39 का जो राइट आंसर रहेगा वो है गूंथने एवं निपीड़न विधि अच्छी रहती है। वस्तु को पानी में भिगोने से पहले, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा, वस्तुओं की मरम्मत कर देनी चाहिए, दाग धब्बे छुड़ा दे लेना चाहिए, वस्तुओं की छटनी कर देनी चाहिए और यहाँ पे रहेगा उपयुक्त सभी। सबसे शुद्ध जल होता है नदी का, वर्षा का, समुद्र का, कुएं का। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो है वर्षा का होता है सबसे शुद्ध जल। स्वाद के अनुसार जल को वर्गीकृत किया गया है 3 भागों में, 2 भागों में, 4 भागों में, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो है 3 भागों में स्वाद के अनुसार जल को वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चनों को देख लेते हैं। जल की स्थायी कठोरता होती है। जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के साथ बाइकार्बोनेट घुलने के कारण स्थायी कठोरता पूछी जा रही है, याद रखिएगा। बहुत पूछा जाता है स्थायी कठोरता से। दूसरा के देखते हैं, जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट घुले घुले होने के कारण, और ए और बी दोनों। तो यहाँ पे बस आपको याद रखना है कि क्या होता है। तो जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट घुले होने के कारण, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जल की अस्थायी कठोरता होती है। तो अस्थायी कठोरता की बात करते हैं तो वो क्या है, जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट घुले होने के कारण, जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड घुले होने के कारण, जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होने के कारण, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे 44 की अगर बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा, जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होने के कारण ऐसा होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुसूत्र है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर अगर उसकी बात की जाएगी तो NaOH है। Na और मतलब कोष्टक OH3 है और NH4OH है और Al यहाँ पे अगर बात करें OH3 है। तो यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का गुणसूत्र क्या है, याद रखिएगा। आपको एक किसका याद रखना है, जल का याद रखना, ऑक्सीजन का याद रखना है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी याद रखना है। तो यहाँ पे 45 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। NaOH होता है, ठीक है। नाइट्रोजन चूने का रासायनिक सूत्र है। तो अगर चूने की बात की जाए, क्योंकि चूना काफ़ी यूजफुल है, तो चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो चूने का रासायनिक सूत्र होता है CaOH2, ठीक है। याद रखेंगे CaOH2 होता है। यहाँ पे है परम्यूटेटेड कहते हैं सोडियम तथा यहाँ पे एल्युमिनियम के मिश्रित सिलिकेट को, कैल्शियम तथा सोडियम के मिश्रित सिलिकेट को, सोडियम तथा वेरियम के मिश्रित सिलिकेट को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा 47 की अगर की बात की जाती है तो सोडियम तथा एल्युमिनियम के मिश्रित सिलिकेट को कहते हैं।
कैल्गन कहते हैं। सोडियम यहाँ पे हेक्सा मेटा यहाँ पे मेटा फास्फेट को, सोडियम कार्बोनेट को, चूने को और सोडियम जियोलाइट को। तो यहाँ पे 48 की अगर बात की जाती है तो वो क्या हो जाएगा, सोडियम यहाँ पे हेक्सा मेटा फास्फेट को कहते हैं। याद रखेंगे, कैल्गन बहुत पूछा जाता है। घरेलू स्तर पर जल का मृदु बनने के लिए सोडा एस विधि का प्रयोग करना चाहिए, अमोनिया का घोल डालना चाहिए, कास्टिक सोडे का प्रयोग करना चाहिए। उपयुक्त सभी, तो यहाँ पे घरेलू स्तर पर जल को क्या करना है, मृदु बनाना है, सॉफ्ट बनाना है, तो हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, तो उपयुक्त सभी का हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कठोर जल में साबुन का झाग नहीं बनता है, देरी से बनता है, शीघ्रता से बनता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो साबुन का झाग क्या होता है, देरी से बनता है। अगर कठोर जल है तो वहाँ पे साबुन क्या होगा, देरी से झाग देगा। जल का सूत्र है H2O H2O और H2O3। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा 51 का वो क्या रहेगा, तो 51 के राइट आंसर की बात की जाएगी तो H2O रहेगा। शोधक पदार्थों का उपयोग किया जाता है गंदे एवं मैले वस्तुओं को स्वच्छ रखने में, वस्त्र पर रगड़ापन लाने में, वस्त्र पर सफेदी एवं उज्ज्वलता लाने में, उपयुक्त सभी में। तो यहाँ पे 52 के राइट आंसर की अगर बात की जाएगी तो गंदे एवं मैले वस्तुओं को स्वच्छ रखने में प्रयोग किया जाता है शोधक पदार्थ। बसी अम्लों के लवणों को कहा जाता है शोधक पदार्थ, अपमार्जक पदार्थ, विरंजक पदार्थ और साबुन। तो यहाँ पे 53 के अगर राइट के आंसर बात की जाती है तो वो रहता है साबुन, क्योंकि पूछ रहा बसी अम्लों के लवणों को कहा जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे साबुन रहेगा अगर 53 की बात की जाएगी तो। लाड़ यानी प्रमाणिक भाषा है, वनस्पति भाषा है, उपयुक्त यानी ए बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 54 की अगर बात की जाती है तो यहाँ पे है प्रमाणिक भाषा है। प्राणी यहाँ पे लाड़ की अगर बात की जाती है तो ये क्या है, प्राणिज्य भाषा है। ठीक है, ये क्या है, प्राणिज्य भाषा है, याद रखेंगे 54। जल्दी ही हम एनसीईआरटी की बुकों को करेंगे क्योंकि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे हम यूजीसी में एग्जाम ही क्यों ना देने जा रहे हों। सॉप स्टोन का उपयोग किया जाता है क्योंकि यूजीसी एग्जाम डीपली पूछता है, तो डीपली के लिए हमें डीपली नॉलेज होनी चाहिए। सॉप स्टोन का उपयोग किया जाता है साबुन के भराव के लिए, स्वच्छ गुण लाने के लिए, साबुन के आकार में वृद्धि के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर 50-50 की अगर बात की जाती है तो वो रहेगा साबुन के भराव के लिए। रेजिन मिलाने से, तो रेजिन मिलाने से क्या होगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं। साबुन की स्वच्छक क्षमता बढ़ जाती है, साबुन के आकार में वृद्धि हो जाती है, साबुन पीला एवं चमकदार हो जाता है साबुन के भराव के लिए। तो यहाँ पे 56 के राइट आंसर की बात की जाए तो साबुन पीला एवं चमकदार हो जाता है। साबुन निर्माण में मुख्य चरण होते हैं 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ पर साबुन निर्माण में मुख्य चरण कौन से हैं, तो 2 होते हैं। ठंडी विधि से तैयार साबुन मृदु एवं नरम होता है। 58 को देखिए, मृदु एवं नरम होता है। फिर बात करते हैं आगे। कम समय में कम श्रम लगता है, ए और बी दोनों है और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 58 की अगर राइट के आंसर की बात की जाएगी तो यहाँ पे ए और बी दोनों है। गर्म विधि से तैयार साबुन कठोर होता है, मृदु एवं नरम होता है, ए और बी दोनों है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 59 को अगर देखेंगे तो कठोर होता है। यहाँ पे है द्रावण साबुन के निर्माण में हल्के क्षार एवं ग्रीज के घोल का उपयोग किया जाता है। तीव्र क्षार एवं कठोर वसा का उपयोग किया जाता है, हल्के क्षार एवं हल्के वसा का उपयोग किया जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे 60 का जो राइट आंसर रहेगा वह हल्के क्षार एवं ग्रीज के घोल का उपयोग किया जाता है। गेहूं के चोकर को का सख्त बढ़िया प्रकार का शोधक पदार्थ है, साधारण प्रकार का शोधक पदार्थ है, अपमार्जक है, वस्त्र पर रगड़ा पन एवं सफेदी लाता है। तो गेहूं का अगर चोकर आप करते हैं तो वो क्या करता है, साधारण प्रकार का शोधक पदार्थ है। अत्यधिक गंदे वस्त्रों को धोने के लिए प्रयोग किया जाता है चोकर, कमठ, रीठा, फेराफिन और सिकाकाई। तो अगर वस्त्र अत्यधिक मतलब गंदा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फेराफिन यूज करेंगे।
उत्तम प्रकार के अपमार्जक हैं, क्षार रहित होते हैं, वसा रहित होते हैं, कठोर जल में क्रियाशील नहीं होते हैं, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे 63 का अगर राइट आंसर की बात की जाएगी तो ये क्या है, क्षार रहित होते हैं। शोधक पदार्थों का उपयोग किया जाता है वस्तु पर लगे दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए, वस्तु पर सफेदी एवं उज्ज्वलता लाने के लिए, वस्तु पर रगड़ापन लाने के लिए, वस्त्रों पर से दाग धब्बे हटाने एवं धुलाई के लिए। तो 64 के अगर राइट आंसर की बात की जाएगी तो वस्त्रों पर दाग धब्बे हटाने एवं धुलाई के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। व्यंजक पदार्थों का उपयोग किया जाता है तो 65 का जो राइट आंसर रहेगा, वस्तुओं पर सफ़ेदी लाने के लिए, वस्तुओं पर कड़ापन लाने के लिए। और यहाँ पे देख लेते हैं और क्या आंसर रहेंगे, वस्तुओं पर से दाग धब्बे छुड़ाने के लिए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे 65 की राइट की आंसर बात की जाएगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सारे ऑप्शन देख चुके हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा, व्यंजक पदार्थों का उपयोग किया जाता है वस्तुओं पर सफ़ेदी लाने के लिए। प्राकृतिक विरंजक है 66 के देख लेते हैं। प्राकृतिक विरंजक है सूर्य प्रकाश, खुली हवा एवं भारी घास। ठीक है, तो प्राकृतिक विरंजक पूछा जा रहा है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कहीं पर पूछा भी जा चुका किसी टेस्ट में। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड है, सोडियम परबोनेट है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर प्राकृतिक व्यंजक है, तो ये प्राकृतिक व्यंजक है खुली हवा, सूर्य और हरी घास। सोडियम परबोनेट है, ठीक है, सोडियम परबोनेट है तो ये ऑक्सीकारक व्यंजक है, अवकारक व्यंजक है, प्राकृतिक व्यंजक है, उपयुक्त सभी। तो 67 के अगर राइट आंसर की बात की जाए तो ऑक्सीकारक व्यंजक है। ऑक्सीकारक व्यंजक के मुख्य घटक हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा उसकी अगर बात करते हैं तो ऑक्सीजन रहेगा। ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइड है तो यहाँ पे जो राइट 68 का जो राइट आंसर देखा था हमने ए है। 69 की अगर बात की जाती है तो सोडियम हाइपोक्लोराइड है, अवकारक व्यंजक, ऑक्सीकारक व्यंजक, प्राकृतिक व्यंजक, उपयुक्त सब में से कोई नहीं। तो यहाँ पे होता है ऑक्सीकारक व्यंजक। 69 का क्या है था, ऑक्सीकारक व्यंजक है। घास एक प्राकृतिक व्यंजक है क्योंकि, तो घास एक प्राकृतिक व्यंजक है तो इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है तथा खुली धूप एवं हवा से क्रिया करके विरंजन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है, ये हरा रंग होता है, यह वनस्पतिज के अंतर्गत आता है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो है इसमें क्लोरोफिल पाया जाता तथा खुली धूप एवं हवा से क्रिया करके विरंजन करता है। जेवल वाटर कहा जाता है पोटेशियम परमैंगनेट को, सोडियम परबोनेट को, सोडियम बाइसल्फाइड को और सोडियम हाइपोक्लोराइड को। तो यहाँ पे जेवल वाटर कहा जाता है, तो याद रखेंगे जेवल वाटर क्या है, तो सोडियम हाइपोक्लोराइड को कहा जाता है। लगभग सभी प्रकार के वस्तुओं पर हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि, तो 72 को देखते हैं तो यह मृत प्रकार का ऑक्सीकारक व्यंजक है, ये रेशों को क्षति नहीं पहुंचाता है और ये और भी दोनों हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर यहाँ पे बात की जाए 72 की तो उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड क्या है, तो यहाँ पे सोडियम बाइसल्फाइड को देखते हैं, ऑक्सीकारक व्यंजक है, अवकारक व्यंजक है, वही अभी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 73 का जो राइट आंसर है वो है अवकारक व्यंजक है। अम्लीय प्रतिकर्मक है अमोनिया, सोडा, बोरेक्स और ऑक्जेलिक अम्ल। तो यहाँ पे 74 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा यहाँ पे ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल क्या है, अम्लीय प्रतिकारक है। स्टार्च का प्राप्ति स्रोत है कार्बोहाइड्रेट यानी वनस्पतिक जगत, वसा यानी प्राणी एवं वनस्पतिक जगत, प्रोटीन यानी प्राणी जगत और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 75 का जो राइट आंसर है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट यानी वनस्पतिक जगत। तो आज हमने क्या करा, अपने प्रैक्टिस सेट 2 को कंप्लीट कर लिया है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अभ्यास करते रहेंगे या प्रैक्टिस करते रहेंगे जिससे कि हम कंटेंट के साथ साथ क्या है अपने क्वेश्चन वनों पर भी कमांड हासिल कर सकें, जिससे कि गलती होने के चांसेस कम से कम या फिर 0% हो जाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। अगर उसकी लिंक की बात करें तो उनकी जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स यानी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।
जिससे आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप जॉइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम।